अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पाक मेडिसिन वंस अगेन। सो अब इस वीडियो के अंदर हम हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के डिफरेंट कॉजेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अगर हाइपो है यानी कि T3 T4 आपका अगर कम है तो उसके क्या डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, और इसी तरह अगर बॉडी में T3 T4 ज़्यादा है तो क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सो ये जो 2 पेजेस हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा MCQ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने साथ साथ देखने हैं और समझने हैं। सो हाइपो से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली रीज़न हाशीमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है। हाशीमोटो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बेसिकली एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट थायराइड पेरोक्सीडेज। तो ये भी आपका MCQ पॉइंट है कि थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी बनी हुई होती है, और ये क्या करती है, ये थायराइड हार्मोन की जो बेसिकली सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है। बिकॉज आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था थायराइड पेरोक्सीडेज इंपॉर्टेंट था फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, सो सिंथेसिस क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से इन रिटर्न फिर आपके पास T3 T4 की सिंथेसिस कम हो रही होती है। ठीक है, इसकी हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। ये मोस्ट कॉमन कॉज है आयोडीन सफिशेंट एरिया में। सो ओवरऑल तो जहाँ पे आयोडीन की डिफिशेंसी होती है वहाँ पे हाइपो होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जिनमें आयोडीन डिफिशेंसी नहीं है, जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। सो अगर आयोडीन की डिफिशेंसी नहीं है, आयोडीन सफिशेंट है, तो उसके बाद सेकेंडरली तौर पे वहाँ पे हाइपो पाया जाएगा, तो वो ऑटो इम्यूनिटी ही है, दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू हाशीमोटो थायराइडाइटिस। इट कुड बी एसोसिएटेड विद HLA-DR3 एंड इट इंक्रीज द रिस्क। सो दिस इज़ एन MCQ पॉइंट। मैं MRCP के कुछ MCQs करी थी तो उसमें ये चीज़ थी कि हमारे पास एक पेशेंट था, उसको हाशीमोटो थायराइडाइटिस था, एंड बाद में हमने एक लंप देखा और वो टर्न्स टू बी काइंड ऑफ सम लिम्फोमा। तो वो कौन सा होगा, सो वो प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा है, वो भी B सेल लिम्फोमा के रिस्क को बढ़ाता है हाशीमोटो थायराइडाइटिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी फाइंडिंग क्या होगी और हिस्टोलॉजी क्या होगी। सो इनलार्ज नॉन टेंडर थायराइड होता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, और इसमें इनिशियली हो सकता है कि शायद वो हाइपर स्टेज में चला जाए ड्यू टू हाशी टॉक्सिकोसिस। देन फॉलिक्यूलर रप्चर होता है, यानी उसी टाइम तो हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, सो हाइपर की स्टेट आती है, लेकिन उसके बाद फिर वो हाइपो में ही चला जाता है। मेन इसमें जो पैथोलॉजी है वो यही है कि एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी आपको मिल सकती है, विच इज़ लेस लाइकली। एंटी TPO एंटीबॉडी मोर लाइकली है। ठीक है, हिस्टोलॉजी के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको हर्थल सेल्स मिलते हैं जो कि इस तरह के सेल्स हैं। सो इनको हम हर्थल सेल, हाशीमोटो से ही आप याद रखें। सो आपको हर्थल सेल्स मिलते हैं, और उसके अलावा नंबर 2 अगर हम इसको देखेंगे तो लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलते हैं विद B सेल्स। सो दिस लिम्फॉइड एग्रीगेट्स जो हैं वो भी आपको मिल सकते हैं विद जर्मिनल सेंटर। पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस क्या है, जो कि आपकी डिलीवरी के बाद होता है। वो एक लिमिटेड सी वेरिएंट होता है हाशीमोटो का, लेकिन वो लेस देन 1 ईयर तक रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है, इसलिए मोस्टली हम उसको ट्रीट नहीं करते। सो डिलीवरी के बाद काइंड ऑफ हाशीमोटो की एक सिचुएशन आ सकती है, हाइपो की सिचुएशन आती है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। सो अब हाशीमोटो थायराइडाइटिस क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। क्यों है, इसमें थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी बनती है। ये एक तरह की लिम्फोमा का रिस्क बढ़ाता है, विच इज़ प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा, लार्ज डिफ्यूज B सेल लिम्फोमा। इसमें एंटी TPO पॉजिटिव मिलेगी, हर्थल सेल्स आपको मिलेंगे। बस ये MCQ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और बेस पता होनी चाहिए। नंबर 2 हाइपो की जो रीज़न है, सॉरी, वो क्या हो सकता है, वो सब एक्यूट थायराइडाइटिस हो सकता है। नाउ दिस इज सब एक्यूट। सो ये एक्यूट इन्फेक्शन के बाद हो जाता है। सो इन्फेक्शन के बाद, वायरल इन्फेक्शन के बाद टेम्परेरी तौर पे टेंडर हो जाता है आपका ग्लैंड। इनिशियली ये भी हाइपर में जाता है, उसके बाद हाइपो में चला जाता है और ये खुद ही ठीक हो जाता है। इसको मे भी ट्रीटमेंट देने की हमें ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डी क्वीरियन थायराइडाइटिस। यूजुअली सेल्फ लिमिटेड है। नेचुरली यही होगा कि ट्रांजिएंट हाइपर आएगा, फिर यू जाएगा, फिर हाइपो में चला जाएगा और फिर नॉर्मल स्टेज में चला जाएगा। मोस्ट लाइकली ये वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है, इसलिए इसमें इन्फ्लेमेशन का जो मार्कर है ESR वो रेस्ड होता है। जॉ पेन हो सकता है और टेंडर थायराइड। अब पेन है, टेंडर है, रीसेंट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो वो सब एक्यूट ही होगा। सो सब डी क्वीविरियन वेन इज़ एसोसिएटेड विद पेन। और हिस्टोलॉजी पे वेरी इंपॉर्टेंट आपको ग्रैनुलोमास मिलेंगे। सो दिस इज़ सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस। तो आपको ये ग्रैनुलोमास जो हैं वो हिस्टोलॉजी पे अगर देखोगे तो आपको मिलेंगे। सो यही MCQ पॉइंट्स हैं जो इनको काइंड ऑफ आपने याद करना है या कॉन्सेप्ट बनाना है। सो इट्स फाइन। नंबर 3 हमारे पास होता है रीडल्स थायराइडाइटिस। तो रीडल्स के अंदर ये होता है कि आपका जो ग्लैंड है उसके अंदर क्या हुई हुई है, फाइब्रोसिस हुई हुई है, घास घूस उगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे थायराइड की सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सो दिस इज़ इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस। ये
IG4 रिलेटेड डिजीज़ स्पेक्ट्रम है, जिसमें डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं। ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस, फाइब्रोसिस हो रही होती है, एओर्टाइटिस होता है, एओर्टा की इन्फ्लेमेशन होती है, अलॉन्ग विद दैट थायराइडाइटिस हो सकता है, एंड दैट इज़ फाइब्रस इन्वेसिव थायराइडाइटिस, यानी फाइब्रस टिश्यू अंदर चला जाता है, इसलिए आपका थायराइड हार्मोन बनाना बंद कर देता है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म अक्कर इन 1/3 ऑफ द पेशेंट। फाइब्रोसिस वहाँ से एक्सटेंड करके ट्रैकिया, ईसोफेगस तक भी जा सकती है, और अगर फाइब्रोसिस फैली हुई होगी तो ऐसे लग रहा होगा कि काइंड ऑफ एनाप्लास्टिक कैंसर है, क्योंकि वो भी अनडिफ्रेंशिएटेड सा होता है और वो साइड्स वाले टिश्यूज़ को इन्वेड कर लेता है। स्लोली इनलार्जिंग एक हार्ड सा नोड्यूल होगा, फिक्स्ड नॉन टेंडर होगा। थायराइड्स के अंदर आपको देखोगे तो फाइब्रस टिश्यू और इन्फिल्ट्रेट्स आपके पास इस तरह से फाइब्रोसिस नज़र आती है। सो ये फाइब्रोसिस हुई हुई है, ठीक है। सो ये डिफरेंट तरह के हाइपो की सिचुएशंस हैं। हाशिमोटो में एंटी TPO या एंटी थायरोग्लोबुलिन है। सब एक्यूट ग्रैनुलोमैटस में कोई वायरल इन्फेक्शन है, और रिडल्स में क्या हुआ हुआ है, फाइब्रोसिस हुई हुई है। नाउ द कंजेनिटल वो होता है जो कि आपको बाय बर्थ होता है, एंड ये जो बाय बर्थ हाइपो है ये डिफरेंट पीस के साथ एसोसिएटेड है, 6 पीस के साथ। सो वो हम देखते हैं, इसको पहले क्रिटिनिज्म भी कहते हैं। अब इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? पैदाइशी तौर पे या तो थायराइड ग्लैंड की डिसजेनेसिस हुई हुई है, यानी ग्लैंड ठीक तरह से बना ही नहीं है, एजेनेसिस है, हाइपोप्लेसिया है, एक्टोपिक है। डिसजेनेसिस का मतलब है ग्लैंड इटसेल्फ ठीक नहीं बना। डिसमॉर्फोजेनेसिस का मतलब है उसके अंदर हार्मोन ठीक से नहीं बन रहा, आइदर म्यूटेशन है किसी जगह पे या जो भी प्रॉब्लम है। सो 6 पीस होते हैं इसमें। हमारे पास स्पॉट बिलेट, पेल होता है बच्चा, पफी फेस्ड होता है उसका, प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस और प्रोट्रूबरेंट टंग होती है, उसकी ज़ुबान प्रोट्रूडेड होती है, अम्बलाइकस प्रोट्रूडेड होता है, पफ़ी होता है, जॉन्डिस्ड होता है, और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होती है। सो इस तरह की उसकी अपीयरेंस, प्रोट्रूडेड टंग होती है। और दिस इज सम बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। सो प्रोट्रूडेड टंग, प्रोट्रूडेड अम्बलाइकस, पफ़ी, और अगर आप देखोगे स्वॉलन सा फेस होता है, साथ जॉन्डिस्ड होते हैं, इसलिए पेल होते हैं, और ब्रेन डेवलपमेंट भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? सो इसके अलावा अंडर डेवलप कंट्रीज़ में मोस्ट कॉमन रीज़न ज़ाहिर आयोडीन डेफिशिएंसी है। उसके अलावा आयोडीन एक्सेस भी हो सकती है। आपको पता है जब हमने थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस पढ़ी थी तो हमने कहा अगर आयोडीन बहुत ज़्यादा होगा तो भी रिसेप्टर्स जो हैं वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं और वो आयोडीन का अपटेक रोक देते हैं। दैट इज़ नोन एज वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट। इसी तरह कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि अमाइड्रोन है, लिथियम है। नॉन थायराइडल इलनेस भी हो सकती हैं जिसको हम यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम कहते हैं, कि जिसमें आपका T3 कम होता है लेकिन T4 TSH वगैरह नॉर्मल होता है। सो दैट इज़ यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम और सिक इलनेस के बंदा क्रिटिकली इल है, उसकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है तो थायराइड भी थोड़ा डिरेंज हो गया है। सो दीज ऑल कुड बी द कॉजेज़, लेकिन ये ओवरऑल कॉजेज़ हैं जो आप लोगों ने बेटे याद रखने हैं। सो आई होप कि आप लोगों को MCQ पॉइंट पता है कि हाशिमोटो की क्या इटियोलॉजी है, सब एक्यूट की क्या है, रिडल्स की क्या है, कंजेनिटल क्या है, इसी तरह इनकी जो हिस्टोलॉजी है उनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो ये हिस्टोलॉजीज़ की पिक्चर्स आपको कोई भी नहीं दिखाने वाला, बट एटलीस्ट आपको पता हो कि किस चीज़ के अंदर क्या मिलता है। सो प्रोट्रूबरेंट टंग है, प्रोट्रूबरेंट अम्बलाइकस है, पेल है, पफ़ी है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट है। तो दिस इज़ कंजेनिटल हाइपो का केस, ठीक है। ये उन्होंने स्वेलिंग दिखाई हुई है, तो ये चीज़ें बेटे आपको पता होनी चाहिए। नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हमने देखना है कि पैथोलॉजी सारी वही है कि T3 T4 अब आपका ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। अगर T3 T4 ज़्यादा बन रहा है तो इसके क्या कॉजेज़ हैं? नंबर 1 ऑटो इम्यून कॉज है, ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है कि आपका लेट सपोज ये थायरॉयड ग्लैंड है, इसके ऊपर एक बॉडी रिसेप्टर है, TSH आके लगता है तो यहाँ से T3 T4 की सिंथेसिस और रिलीज इन्हांस होता है। इस रिसेप्टर के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बन जाती है, TCH रिसेप्टर एंटीबॉडी, जो बार बार जाके इसको एक्टिवेट करेगी और आगे से हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। सो दैट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। थायरॉयड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बेसिकली बनी हुई होती है, जो कि नेटल हाइपर करती है। बट इट्स अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपको पता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 टाइप 2 होता है। टाइप 2 में हमने कहा कि अंदर ही एंटीबॉडी बनती है, वो प्लाज्मा में ट्रेवल करती है और वो किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करती है। सो दिस इम्यूनोग्लोबुलिन विल स्टिमुलेट TSH रिसेप्टर ऑन थायरॉयड ग्लैंड एंड विल कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म अलॉन्ग विद डिफ्यूज गोइटर। आपका ग्लैंड बार बार स्टिमुलस की वजह से इनलार्ज हो जाएगा। ना सिर्फ ये करती है, नंबर 2 ये करती है कि आपकी जो स्किन के अंदर फाइब्रोब्लास्ट हैं, डर्मल फाइब्रोब्लास्ट हैं, उनको भी जाके एक्टिवेट करती है। और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो गैग्स हैं उनकी एक्टिविटी होती है और उसके पीछे जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होता है और वाटर वहाँ पे आता है। सो प्री टेबियल मैक्सिडिमा करती है, स्पेशली
आपकी जो टिबिया का रीजन है वहाँ पे, और ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट को भी एक्टिव करती है। आपकी जो आंख है उसकी जो बैक साइड पे स्पेस है और वहाँ पे भी ये क्या करती है, वाटर को खींच के लाती है, वाटर एक्यूमुलेशन, रिटेंशन होती है, इन्फ्लेमेशन, और वहाँ पे स्वेलिंग होती है। किस तरह से वो हम देखेंगे। सो उसने बताया साथ में ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी होगी जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी स्टीरॉइड्स के साथ ट्रीट किया जा सकता है। अब ये वहाँ पे क्या करती है, सो वहाँ पे जाके इसने टी सेल्स को एक्टिवेट करना है। टी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो लिम्फोसाइट्स आना शुरू हो जाएंगे, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, अब लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस में, और जब लिम्फोसाइट्स आएंगे तो फिर साइटोकाइंस जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हैं या इंटरफेरॉन गामा है। अब जब हमारे पास साइटोकाइन ज़्यादा होंगे तो फिर फाइब्रोब्लास्ट की सिक्रीशन होगी। फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा होगा तो गैक्स जो हैं वो वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। गैक्स की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से मसल्स के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग, मसल इन्फ्लेमेशन होगी, एडिपोसाइट काउंट भी इंक्रीज़ होगा, और वहाँ पे एक अच्छी खासी ऑर्बिटल स्पेस में स्वेलिंग क्रिएट होगी जो कि एक्सोप्थेल्मास कॉज करेगी। यही सारी बात इन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये ड्यूरिंग स्ट्रेस हो सकता है। प्रेगनेंसी कुड बी एसोसिएटेड विद HLA-DR3 और HLA-B8। हिस्टोलॉजी में हमें क्राउडेड फॉलिक्यूलर सेल्स और स्कैपल कोलॉइड मिलता है। लेकिन दिस इज़ एक्सोप्थेल्मास, कैसे आंख सारी बाहर को निकली हुई है, मसल रिट्रैक्ट हुआ हुआ और पूरी आंख पूरी की पूरी आपको खुली हुई है। दिस इज़ एक्सोप्थेल्मास, आंख इतनी बाहर को नहीं होती है नॉर्मली। ठीक है, सो ग्रेव्स के अंदर एक तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इटियोलॉजी है, और नंबर 2 ये कि उसके अंदर आई की इन्वॉल्वमेंट होती है और आई के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। बट दिस कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2 क्या हो सकता है, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर। आपको थोड़ी बहुत